Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So इस सेशन में we are going to discuss the in-text question. So चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से समझना बच्चे इन क्वेश्चंस को भी. So स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल. अभी बात करते हैं भाई. सबसे पहले हमारे पास आता है पेज 172 पे पहला क्वेश्चन दैट सेज व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन. सो एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा? एक क्लोज्ड लूप जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हम लगाते हैं एंड जिससे करंट फ्लो करता है. सो वी कैन राइट इट एज अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ मेड ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सर्किट. वो हमारा एक सर्किट होता है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. अब करंट की यूनिट क्या होती है बच्चे? करंट की हमारी यूनिट होती है एम्पेयर. ठीक है. आप इसको अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है. I इक्वल्स टू, करंट कैसे निकाला था हमने? जितना चार्ज फ्लो करेगा इतना किसी भी टाइम रेंज में वो हमारा करंट होता है. सो द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर. सो एम्पेयर होता है एंड एम्पेयर इज डिफाइंड बाय द फ्लो ऑफ वन कॉलम. हमें पता है ना चार्ज का क्या होता है? कॉलम. और टाइम का सेकेंड. सो वन कॉलम, फ्लो ऑफ वन कॉलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पेयर. सो मतलब वन कॉलम ऑफ चार्ज एक सेकेंड में जितना फ्लो हुआ है वो होता है 1 एम्पेयर. ठीक है, सिंपल. चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे. नेक्स्ट इसी पेज पे सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग वन कॉलम ऑफ चार्ज. सो ये मैंने आपको बताया था कि भाई वाइसा वर्सा करके आ सकता है. कभी आपको कॉलम के एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है ये दे दिया जाएगा, कभी आपको ये दे दिया जाएगा कि भाई इतने एक कॉलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ एक पे कितने वो होंगे. ठीक है. सो यहाँ पे इस केस में हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कॉलम. सो एक कॉलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे ये फाइंड करने. तो हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है. सो एक कॉलम में अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे. वैसे तो नोट्स में हमने इसको सॉल्व किया था, एक बार यहाँ पे फिर से सॉल्व कर लेते हैं. सो अभी 10⁻⁻19 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे पॉइंट हटाओ, ये बन जाएगा 10. सो ये आ गया 10/16. इसको डिवाइड करो. 16 को जब हम डिवाइड करेंगे बच्चे 10 से, सो ये आ जाएगा 16 0 0, ये आ गया 10. पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 100. नाउ वी नो 16 इंटू 6 करेंगे तो आएगा 96. यहाँ पे बचेगा 4, डेसिमल लगा हुआ, ये हो जाएगा 40. सो 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 32, ये आ जाएगा 8, साथ में 0 80. 16 के टेबल में 80 कब आता है? 5 पे आता है. तो ये पूरा यहाँ पे डिवाइड हो गया और हमारे पास आ गया यहाँ पे, क्योंकि आपने 16 से 10 को कट किया तो आपका आया है 0.625. ऑल्सो नीचे है आपके पास अपॉन में, चलो मैं इस स्टेप पे लिख ही देती हूँ, 10⁻⁻19. अब अगर इस 10⁻⁻19 को मैं ऊपर लेके आऊंगी तो क्या होगा? इसकी जो पावर नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगी. मतलब ये हो जाएगा 0.625 इंटू में 10⁻⁻19 पावर पॉजिटिव होगी. लेकिन देखो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते. अगर मुझे इस डेसिमल को यहाँ मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 6 पॉइंट समथिंग. सो अगर डेसिमल को एक आगे लाना है, जब भी डेसिमल को एक आगे शिफ्ट करना होगा मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा. अब यहाँ पे तो आगे देख लो कितनी सारी जीरोज है, मतलब इसमें से एक जीरो हमने ले ली. सो ये हो जाएगा 6.25 एंड मल्टीप्लाई बाय, अब 19 में से अगर एक जीरो ले लिया आपने तो ये 18 बचा है. ठीक है. तो ये हो गया 6.25 इंटू 10⁻18. सो वन कॉलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होते हैं. ठीक है. अब अगर आपके पास ये है और यहाँ तक आपको पहुंचना है जो ये दे रखा था तो भी हम कर सकते हैं. मैंने नोट्स में आपको दिखाया था कैसे करना है. ठीक है. चलो अभी के लिए चलते हैं आगे. नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास पेज 174 पे फर्स्ट क्वेश्चन, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर. सो हमने देखा था भाई पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को पास कराना. बेसिकली एक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. सो वो कैसे होता है? एक नॉर्मल सर्किट में अगर हम बात करें तो बैटरी लगाते हैं जब हम. अ बैटरी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल इज वन ऑफ द डिवाइसेस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होता है. ठीक है बच्चे.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पेज पे, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अगर हम बोल रहे हैं 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 1 वोल्ट, तो इसका क्या मतलब, बेसिकली आप 1 वोल्ट को डिफाइन करोगे। सो हमें पता है जो हमारा वोल्टेज होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में, मतलब कितना वर्क डन किया गया चार्ज को मूव करने के लिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन to move one column from one point to another, it is said that potential difference between 2 point is 1 volt। मतलब 1 जूल का वर्क डन किया 1 कॉलम चार्ज को मूव करने के लिए, तो हमारा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चे। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कॉलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। सो अगर 6 वोल्ट बैटरी से पास हो रहा है 6 वोल्ट, ये क्या दे दिया हमें, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, साथ में हमें चार्ज क्यू दे रखा है, कितना 1 कॉलम दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हाउ मच एनर्जी। एनर्जी क्या, आपको मैंने बताया था ना, जब भी हम वर्क डन की बात करते हैं बेसिकली कुछ एनर्जी लग रही है उस चीज में, और अभी हम फॉर्मूला देख के आए हैं V इक्वल्स टू W अपॉन में Q। सो यहाँ पे V हमारा क्या है, वोल्टेज हमें कितनी दे रखी है 6 वॉट, वर्क डन एनर्जी हमें निकालनी है, कितनी एनर्जी अपॉन में 1, सो 6 इंटू 1, सो वर्क डन यहाँ पे हो जाएगा 6 जूल्स का, क्योंकि जो एनर्जी हमसे पूछी है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, सो 6 जूल्स की एनर्जी लगेगी। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। पेज नंबर 181 पे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। सो कौन कौन सी चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जैसे हमने देखा था कि अगर वायर की जो लेंथ है जितनी ज्यादा लंबी होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जितनी छोटी वायर होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। देन एक वायर का क्रॉस सेक्शन, मतलब कितनी मोटी वायर है कितनी पतली वायर है, जितनी पतली होगी उतना ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा जितनी थिक होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, देन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड कितना क्या मटेरियल की वो चीज बनी हुई है उससे रेजिस्टेंस मैटर करता है। सो क्या क्या फैक्टर्स है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का क्या लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हो गया, एंड मटेरियल क्या यूज किया गया है, और टेम्परेचर क्या है कंडक्टर का, उनसे ये चीजें सारी इन चीजों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलो आगे देखो बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन है विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ thick wire or a thin wire of the same material when connected to the same source why। अब एक thick wire है बच्चे, ये देखो इस तरीके से एक thick wire है एंड इस तरीके से एक थिन वायर है। देखो जब थिन वायर से उसको क्रॉस करना होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, थिक में स्पेस ज्यादा है, मूव आसानी से कर पाएंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। सो देयरफॉर कहाँ करंट इजिली फ्लो करेगा, एक थिक वायर में। सो द करंट फ्लोज मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर एज कंपेयर टू थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। इट इज ड्यू टू द रीजन दैट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन थिकनेस। जितनी थिकनेस कम होगी रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, एंड जितनी थिकनेस ज्यादा होगी रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट इजिली फ्लो कर पाएगा। ठीक है बच्चे, चलो आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। सो भाई उन्होंने बोल दिया रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, आर हमारा सेम रहेगा, while the potential difference across the two ends of the component decrease to half। और जो potential difference था वो हो गया है हाफ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को उन्होंने हाफ कर दिया। क्रॉस कहाँ गया, What change will occur in the current? So करंट में क्या चेंज आएगा? सो हमें पता है करंट और इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, विच मीन्स हमारा जो I है वो इक्वल होगा V अपॉन आर के। ठीक है, अब ये सेम ही है, ठीक है, इसको नहीं छेड़ा आपने। अब इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमें उन्होंने, मान लो हम पहले लेते हैं, V था हमारे पास 20 और रेजिस्टेंस था हमारे पास 2। ठीक है, इतना मान लिया हमने। सो करंट क्या निकला होगा हमारा, करंट इक्वल हुआ होगा V अपॉन आर, मतलब कितना 20 अपॉन 2, तो ये आ गया होगा 10। ठीक है, अब उन्होंने बोला वोल्टेज चेंज कर दी और वोल्टेज हाफ कर दी, तो 20 का हाफ कितनी कर दी, 10 कर दी वोल्टेज। अब अगर मैं निकालूं हमारा रेजिस्टेंस तो अभी भी सेम है, ये तो अभी भी 2 है। अब अगर मैं नया करंट निकालूं तो करंट कितना होगा, अब वोल्टेज 10 होगी, रेजिस्टेंस अभी भी 2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5। तो आपने देखा करंट पहले 10 था, 10 से 5 हो गया, तो करंट हमारा क्या हो गया, जैसे ही हमने जो वोल्टेज है उसको हाफ किया तो हमारा जो करंट है
वो भी हाफ हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे भाई, हमें पता है जो हमारा वोल्टेज और करंट होते हैं आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर वो हाफ होगा तो ये भी हाफ ही हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, इट इज गिवन दैट रेजिस्टेंस आर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, हेंस एज पर ओम्स लॉ न्यू करंट ऑल्सो डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। ओम्स लॉ में क्या होता है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वो हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इसी पेज पे है, व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयंस मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ऑफ प्योर मेटल। अब जो हमारी इलेक्ट्रिक टोस्टर में कॉइल्स होते हैं या आयरन के अंदर, वहां पे एलॉयज क्यों यूज करते हैं, मेटल्स क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि हमने पढ़ा था बच्चे ये जो एलॉय होते हैं ना, इनका हाई मेल्टिंग, अब इनका काम, टोस्टर्स और आयरन का काम क्या है, वो गर्म होंगे तभी काम करेंगे। टोस्टर गर्म होगा तो हम ब्रेड टोस्ट कर पाएंगे, हमारा प्रेस गर्म होगी तभी कपड़े प्रेस हो जाएंगे। तो अगर एलॉय की जगह मेटल यूज करोगे तो वो क्या है, चांसेस है कि वो मेटल बर्न हो जाएगा। लेकिन एलॉय जो होते हैं उनका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इतनी जल्दी ऑक्सीडाइज या बर्न नहीं होंगे। सो कैसे लिखेंगे इसको, coils of electric toaster and electric irons are made up of an alloy due to the following reasons। पहला, resistivity of an alloy is generally higher than that of pure metal, so pure metal के comparison में इनकी high resistivity होती है, and at high temperature an alloy does not oxidize, oxidize मतलब burn, ठीक है, easily burn नहीं करेगा वो, hence coil of an alloy has longer life। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पेज 181 पे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, यूज द डेटा इन टेबल 12.2 एरा टेबल टू आंसर द फॉलोइंग। पहला हमसे पूछा है विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज बेटर कंडक्टर। अब देखो आयरन का अगर हम देखें, ये हमें क्या दे रखी है, रेजिस्टिविटी दे रखी है। सो आयरन की है 10.0 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, ये है आयरन की। एंड अगर हम मर्करी की देखें तो मर्करी की है 94 इंटू में 10 रेज टू द पावर -8 मतलब 0.0, सो 94। अब यहाँ पे देखो 10 रेज टू द पावर -8, ये तो दोनों का सेम ही है। इसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। ध्यान से समझना बच्चे, आयरन की रेजिस्टिविटी कम है, सॉरी आयरन की रेजिस्टिविटी कम है एंड मर्करी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना वो करंट को फ्लो करने में दिक्कत करेगा। तो अगर इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो करंट का फ्लो क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि भाई ज्यादा रेजिस्ट हो रहा है। इसमें रेजिस्टिविटी कम है, तो अगर रेजिस्टिविटी कम है तो हमारा जो करंट का फ्लो है वो आसानी से हो पाएगा। सो दैट मीन्स जितनी रेजिस्टिविटी कम उतना अच्छा वो कंडक्टर हो गया। तो दोनों में से कौन सा अच्छा कंडक्टर है, आयरन हमारा अच्छा कंडक्टर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट है विच मटेरियल इज बेस्ट कंडक्टर। अब इन सब में से देख लो, सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर की है, तो ये होता है हमारा बेस्ट कंडक्टर। ठीक है, और उसके बाद है कॉपर। अब कॉपर तो आपको पता ही है कि जितनी वायर्स वगैरह हैं सारी क्या है, कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह की होती हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर सिल्वर का भाई कॉपर और एल्यूमिनियम से भी कम है रेजिस्टिविटी, तो सिल्वर वायर्स क्यों यूज नहीं होती, क्योंकि बेटा सिल्वर क्या होता है, चांदी होता है, एंड ऑब्वियसली चांदी बहुत महंगा होता है। अगर हम उसकी तारे बिछाने लग गए तो फिर हो गया काम। इसीलिए कॉपर और एल्यूमिनियम है जिसको हम यूज करते हैं इन वायरिंग वगैरह के लिए, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। दैट मीन्स वो करंट को ईजिली फ्लो होने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पेज 185 पे फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ सिमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंस्टिट्यूटिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम का रेजिस्टर, 8 ओम का रेजिस्टर एंड 12 ओम रेजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हमें बनाना है और सारी चीजें सीरीज में कनेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो यहां से हमने स्टार्ट किया इस तरीके से, पहले हमने बैटरी लगा दी, 2 सेल है तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, कितना हो गया 6 वोल्ट की ये हमारी बैटरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसके साथ क्या बोला है, हमें कितने रेजिस्टर्स लगाने हैं, हमें 3 रेजिस्टर्स लगाने हैं, सॉरी 5 के 8 के और 12 के। सो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये मान लो हमने सीरीज में लगाना है, ये पहला रेजिस्टर हो गया, ये हमारा दूसरा रेजिस्टर हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। इसके साथ अब यहाँ पे इसको बंद करने से पहले यहाँ पे एक प्लग लगा देते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लगाना है नहीं, बस यही चीज बोली थी। तो ये हो गया हमारा डायग्राम।
ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, जो भी हम बना के आए हैं। पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रेजिस्टर। थोड़ा सा आप देखो लेवल अप हो गया इसमें। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो अभी ये भी करते हैं, पहले फिर से अपना वो बना लेते हैं। सो यहाँ से अगेन ये स्टार्ट किया हमने। ये हमारे पास 2-2 वोल्ट के थे, तो ये हो गया 6 वोल्ट की बैटरी लग गई। यहाँ से कनेक्शन हमने स्टार्ट किया बच्चे। ये पहला रेजिस्टर लगा दिया हमने, 1 2 3 रेजिस्टर्स लगाए। अब यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे अमीटर लगा देती हूँ मैं, ठीक है, सीरीज में ही लगता है, हमें पता है मीटर सीरीज में लगता है, तो इस तरीके से लग जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ लगा रखा था, अच्छा प्लग था, सो ये हो गया प्लग हमारा, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट हो गए। इसके अलावा वोल्ट मीटर लगाने को बोला है अक्रॉस कौन सा वाला, 12 वाला, जैसे इसका नाम दे देते हैं, पहले इनको लिख देते हैं। कौन कौन से थे, 3 थे ना, कितने कितने के थे, 5 8 और 12। सो ये वाला रेजिस्टर मान लो हमारा 5 वाला हो गया, ये वाला हमारा 8 वाला हो गया और ये वाला 12 वाला हो गया। तो इसके पैरेलल लगाना, अंदर की तरफ लगाओ या बाहर की तरफ लगाओ एक ही बात है। सो इसके पैरेलल हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब उन्होंने बोला है व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। अब देखो बच्चे, एमीटर का काम क्या होता है, एमीटर हमारा करता है किसको मेजर, करंट को मेजर करता है, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पे करंट मेजर करना है, करंट कितना फ्लो करेगा यहाँ पे बच्चे, एंड वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर हमारा क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम करंट निकाल रहे हैं, सो करंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, आई इक्वल्स टू वी, एंड हमने फॉर्मूला क्या किया था, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। देखो अगर कंफ्यूजन आपको लग रहा होगा, नई फॉर्मूले लेके आ रही है मैम, वी इक्वल्स टू आई आर किया हुआ है। यहाँ से अगर मुझे आई निकालना है, सो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं बना रहे, यहीं से हम ला रहे हैं कि V अपॉन R हो जाएगा। अब इस केस में वोल्टेज कितनी है बच्चे, 6 है, अपॉन में R, रेजिस्टेंस कितना है, तीनों को प्लस कर दो, सिंस सीरीज में लगा हुआ है। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, 5 प्लस 8 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 8 9 10 11 12 13। सो 13 प्लस 12 करेंगे 3 4 5 एंड 25, तो ये आ गया हमारा 6 अपॉन 25, ठीक है। एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे ले चलते हैं, ये हो जाएगा 25, इसको डिवाइड करते हैं 6 से, बेसिकली पॉइंट पे लाके रख रही हूँ मैं इसको। सो ये हो जाएगा 0 से किया, 0 आ गया, पॉइंट लगाया, ये हो जाएगा 60, 2 से कर देते हैं, ये आ जाएगा 25 इंटू 2 करेंगे 50 आ जाएगा, बचा 10। सो अगेन 0 लगेगा, 100 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 100। सो देयरफॉर ये हमारा आ गया 0.24, या हम इसको 0.24 एम्पेयर लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया करंट जो फ्लो करेगा। अब हमसे पूछा वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आएगी। अब बच्चे वोल्ट मीटर कहाँ लगा है, इस रेजिस्टर पे। सो वोल्ट मीटर का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, अगेन V इक्वल्स टू आई आर हमें पता है। अब यहाँ पे करंट हमें पता है, करंट कितना है 0.24, एंड कौन से रेजिस्टर पे लगा है, ये 12 वाले पे, तो ये हो जाएगा इनटू में 12, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, एंड देन दो डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। सो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 से करेंगे 4 2, ये आ गया 8 8 2। सो ये आ गया 288, और 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे तो 2.88, ठीक है, और 2.88 वोल्ट होगा, और वो एम्पेयर लिख दिया था। सो ये आएगा, इस तरीके से हम निकालेंगे। अब इसमें 2-3 चीज़ें देखो पता होनी चाहिए कि एमीटर सीरीज में लगाना है, वोल्ट मीटर हमें पैरेलल में लगाना है। सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। सो बाकी अगर ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पेज 188 पे। पहला क्वेश्चन है, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में अगर कनेक्टेड है बच्चे तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, 2 ही रेजिस्टर्स है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 6, तो एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 1। अब जरा देखो यार, 10 रेज़ टू द पावर 6 का क्या मतलब है, आगे इसके 6 0 चल रही है, प्लस 1 कर भी दोगे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 6 के आसपास ही आएगा। सो ये हमारा हो जाएगा, अब ये 1 अपॉन R है, रेसिप्रोकल करोगे तब भी सेम ही रहेगा, तो ये 1 ओम के बराबर हो गए, बिकॉज बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अब यही चीज अगर हम बी पार्ट में देखें बच्चे, अगेन ये भी पैरेलल में लगे हो, यहाँ 3 रेजिस्टर्स है, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इस तरीके से होगा। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 6।
सो अब इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 10⁻⁶, यहाँ पे आ जाएगा भाई 10⁻⁶, प्लस यहाँ 10⁻³ ऑलरेडी है, तो बचा 10⁻³ और प्लस 1 आ जाएगा। अब इन सबको अगर हम ऐड करें, ऑल्सो ये याद रखना है ये 1/r है, ठीक है। सो इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 10⁻⁶, मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड प्लस करना है, सॉरी। सो ये आ गया प्लस 1 2 3 प्लस 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। सो ये हमारा हो जाएगा 1 0 0 फिर 1 0 0 1 अपॉन में 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे सिंस ये 1/r है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और अपॉन में 1 0 0 1 0 0 1। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो भैया जैसे स्टार्ट ही करोगे तो वो क्या आएगा 0.9999 इस तरीके से चलता रहेगा, विच इज ऑलमोस्ट, अगर 0.9999 होता जा रहा है तो दिस इज ऑलमोस्ट 1 ohms। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का जो है वो जो इक्विवेलेंट रेजिडेंस आया वो दोनों का सेम आया है, ठीक है। चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। सो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, मैंने नोट्स में भी आपको बताया था ये न्यूमेरिकल्स की वीडियो, इसमें एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स है। ये क्वेश्चन भी था, आई जस्ट इंसर्ट इट हियर ताकि बार बार आपको इधर उधर ना जाना पड़े। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मेरे पास है पेज नंबर 188 का सेकंड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। दिस क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ohms। सो इलेक्ट्रिक लैम्प का हमें रेजिस्टेंस गिवन है 100 ohms, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ohm, और टोस्टर का गिवन है, ये किसका था, किसका, इलेक्ट्रिक लैम्प का है, तो L लिख दिया उसके लिए, और ये दे रखा है 50 ohm, एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस, वाटर फिल्टर का भी दे रखा है कितना 500 ohms, ठीक है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखे टू अ 220 watt सोर्स। सो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 2, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, वोल्ट बोल लो, वोल्टेज बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया। What is the resistance of an electric iron connected to the same source that take as much current as all three appliances? अब वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन का क्या होगा रेजिस्टेंस जब उसका करंट कितना कह रहे हैं, जितना ही तीनों मिलके जितना ले रहे हैं उतना उसका करंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस निकालना है, और क्या गिवन है, कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, मतलब वोल्टेज सेम हो जाएगी, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना होगा टोटल रेजिस्टेंस, पैरेलल में लगे हुए हैं, सो 1/RT इक्वल हो जाएगा 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, ठीक है। एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 500 ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 5 से, प्लस ये हो जाएगा 10 से, प्लस ये हो जाएगा 1 से, तो ये आ गया 10 15 16/500, ठीक है। इसको कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 250, फिर से करेंगे ये आ जाएगा 4 एंड ये हमारा हो जाएगा 125, 4 से नहीं होगा, पॉइंट में आ जाएगा, देख लो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8, 12 हो जाएगा, देन हमारा बचा 131.2 समथिंग जाएगा, ठीक है। सो ये 1/31.2 है, दैट मीन्स हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 31.2 ohms, ठीक है। ये हमें निकालना था। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इसका रेजिस्टर निकालना, क्योंकि उसने बोला वो उसके बराबर है। एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, और करंट क्या होगा, करंट कैसे निकालते हैं हम, अगेन V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज कितना है, सेम सोर्स से लगाया है तो ये भी 220 हो गया। I हमें निकालना है एंड R कितना है, अभी निकाला है हमने, इंटू 31.2, अब इसको इधर ले जाओ, ये हो जाएगा 220 अपॉन में 31.2 इक्वल हो गया I के। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ से हटा लो, एंड कट करने के बाद इट विल कम अराउंड 7.0 समथिंग आएगा, 0405 ऐसा कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। So now the next question we have page 188 पे थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, what are the advantage of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connected them in series? तो सीरीज में कनेक्ट ना करके पैरेलल में कनेक्ट करने के क्या फायदे हैं। हमने देखा था भाई सीरीज में अगर एक चीज खराब होगी तो पूरा सर्किट वहां पे खराब हो जाता है। मोर ओवर सीरीज में जो अलग अलग चीजों को अलग अलग करंट वगैरह चाहिए, अलग अलग वोल्टेज वगैरह चाहिए, वो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। सो इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज
इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क, पहला ड्रॉबैक ये हो गया. देन डिफरेंट अप्लायंसेज हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज करंट रिमेन सेम. तो यहाँ पे करंट सेम ही रहता है, इसलिए एक साथ आप सब चीजों को अलग अलग करंट चाहिए. एंड द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज. आपने जब भी देखा होगा, जब सीरीज में आप रेजिस्टेंस देखते हो तो सारे प्लस हो जाते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, कंपैरेटिवली पैरेलल में वो डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज अगेन 188 का फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम. देखो जब भी ऐसे दे रहे हो कि इन तीनों को कैसे कनेक्ट करें, तो सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले तीनों को सीरीज में कनेक्ट करके देख लो. अगर मैं इसको सीरीज में कनेक्ट करूं तो क्या होगा, 2 + 3 + 6 हो जाएगा. सो ये क्या आ गया, 6 7 8 9 10 11. सो ये तो 11 ओम आ गई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, अब मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देती हूँ. सो अगर हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1/2 + 1/3 + 1/6 करना पड़ेगा. एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 × 3 + 3 × 2 + 1. सो ये आ जाएगा 3 4 5 6. तो ये आ गया 6/6. तो 6 से 6 कैंसिल किया, ये आ गया 1 ओम. सो जब पैरेलल में, क्या आप देख सकते हो, बी पार्ट में हमसे पूछा था, तो बी पार्ट का क्या होगा, अगर हम तीनों को पैरेलल में मतलब कनेक्ट कर देंगे तो हमारा 1 ओम आ जाएगा. तो बी तो हो गया. अब भाई 4 ओम रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कैसे आएगा 4 ओम का, तो इसके लिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि जो आपके पास 3 अलग अलग है, जैसे आपके पास 2 ओम का है, 3 ओम का है और 6 ओम का है. तो आप करके देखोगे, पहले 2 को सीरीज में लगा लो, फिर एक को पैरेलल के साथ लगा के देख लो, या पहले इन दोनों को सीरीज में लगा लो फिर पैरेलल में लगा के देख लो. तो इस तरीके से करना पड़ेगा. सो अगर मैं इन दोनों को सीरीज में लगाऊं तो 3 4 5 ये आ जाएगा 5 ओम. 5 + 6 तो ऑब्वियसली पॉसिबल है ही नहीं. अगर मैं इसको इसको पैरेलल में लगाऊं तो 1/5 + 1/6 होगा. एलसीएम लेंगे 30 ले सकते हैं, ये आ जाएगा 5 + 6. फिर से वो नहीं आएगा, यहाँ पे 4 तो नहीं आ रहा हमारे पास. इसके अलावा क्या करके देख सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल में लगा के देखूं तो क्या निकलेगा, ये आ जाएगा 1/3 + 1. मतलब इसके बाद आपको देखो हिट एंड ट्रायल्स करने पड़ेंगे. सो ये आ जाएगा हमारा 6 एंड ये हो जाएगा 2 + 1. सो ये आ गया 3/6. 3/6 मतलब 1/2 आ जाएगा. सो 1/r जो है वो आ गया 1/2 के. सो 1/2 के मतलब है r हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. सो इन दोनों को जब मैंने पैरेलल में लगाया 2 आ गया. अब इसको और इस वाले को सीरीज में लगा दो तो क्या होगा, ये 2 ओम का है और वो साथ में क्या हो जाएगा, +2 ऐड हो जाएगा, तो ये 4 ओम आ जाएगा. तो मतलब क्या करना पड़ेगा, जैसे ये हमारा सर्किट है, तो इस सर्किट में आप पहले यहाँ पे ये पैरेलल में लगाओगे. किन दोनों को पैरेलल में लगाया है बच्चे हमने, इसको नीचे ले आओ. यहाँ पे कौन से 2 को पैरेलल में लगाया है, 3 और 6 वाले को. फिर इसके साथ हम सीरीज में लगा देंगे ये जो हमारा 2 वाला है. ठीक है, बाकी ये प्लग व्लग बना लेना. इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. 2 पैरेलल में लगेंगे और एक उसके साथ सीरीज में लग जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. आगे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस 4 ओम 8 ओम 12 ओम एंड 24 ओम. सो यहाँ पे बेटा अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए किसी भी चीज में तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अगर लोएस्ट चाहिए तो पैरेलल में. क्यों ऐसा, क्योंकि देखो जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो सीरीज में कैसे कनेक्ट होगा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, R1 + R2 + R3 + R4 ऐसे करोगे. सो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, 4 का है, एक 8 का है, एक 12 का है और एक 24 का है. तो प्लस कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 18. सो ये आ गया 1 2 3 4. सो ये आ जाएगा 48 ओम जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया. अब जब इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे बच्चे तो पैरेलल में क्या होगा, 1/r इक्वल होता है 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 और +1/r4 हो जाएगा. सो ये हमारा हो गया. R1 कितना है, 1/4 + 1/8 + 1/12 एंड +1/24.
ठीक है, एलसीएम आराम से 24 ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 24, 4 के टेबल में 24 कब आता है 6 पे, प्लस 8 पे 3 पे आता है, 12 में 2 पे, और ये आ जाएगा 1। सो ये आ गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो 12/24 आ गया, विच मीन्स ये आ जाएगा 1/2। एंड सिंस यहाँ पे हमारा ये पैरेलल में है, सो 1/2 किसकी वैल्यू आई है 1/r की। सो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो जब आप पैरेलल में लगाओगे तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास आएगा 2 ओम का। ठीक है, तो जब भी हाईएस्ट चाहिए होगा सीरीज में लगाएंगे, कम चाहिए होगा रेजिस्टेंस तो हम पैरेलल लगाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ आगे चलते हैं बच्चे। पेज नंबर 190 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो भैया जब इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो तो हीटर देखते हो ना कैसे ग्लो करता है, लेकिन उसकी वायर कॉइल क्यों, वो जो उसकी कॉर्ड है वो क्यों नहीं ऐसे ग्लो करती। सो कॉर्ड ऑफ हीटर एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर जॉइंट इन सीरीज, उनको सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है, एंड कैरी सेम करंट व्हेन जॉइंट टू वोल्टेज सोर्स। सो सेम करंट मिलता है उनके। एज resistance of cord is extremely small as compared to that of heater element, hence heat produced is extremely small in cord but much larger in heater element, so the heating element begins to glow but cord does not। so भैया cord में जो आपका resistance है वहां पे बहुत कम है, जितना कम resistance है उधर heat कम cause होगी, लेकिन जो heating element है वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे हीट बहुत ज्यादा कॉज हो रही है, इसलिए वो ग्लो करता है और कॉर्ड नहीं करती। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बेटा सेकंड। यहाँ पे अगेन इस पेज का सेकंड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। सो न्यूमेरिकल ऑलरेडी अगर आप ये देख चुके हो सेशन तो आपको पता होगा, अदरवाइज आई जस्ट इंसर्ट दी क्वेश्चन। नेक्स्ट है पेज नंबर 190 पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। सो एच निकालना है आपको while transferring 96,000 कॉलम। अब ये 96,000 कॉलम क्या है, दिस इज दी चार्ज। कॉलम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। ऑल्सो आगे गिवन भी है 96,000 कॉलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। सो टाइम क्या गिवन है 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वॉट, और V क्या गिवन है 50 वॉट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है H। H का फॉर्मूला भी देख के आए हैं, I² RT, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अगर हमें H निकालना है, हमारे पास R भी नहीं है, हमारे पास I भी नहीं है, लेकिन हम ये निकाल सकते हैं। क्यों, इन तीनों चीजों से। आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने किया था I = Q/T, करेक्ट। सो यहाँ से अगर हम करंट निकाल लेंगे I आ जाएगा, देन हम आगे R निकाल सकते हैं, एंड देन इस फॉर्मूले में पुट करके हम अपनी हीट निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा I = Q कितना है 96,000 अपॉन में टाइम कितना है 1 आवर। टाइम किस में लेंगे हम, सेकेंड्स में लेंगे। सो वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। ओके, सो अपॉन में आ गया 3600, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, इसको 3 के टेबल से कट करते हैं, ये हो जाएगा 1 2 एंड ये हमारा आ जाएगा 3 2 0। ओके, एंड अब यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा। चलो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, देन पॉइंट में लेके जाएंगे। सो 2 के टेबल से करेंगे, ये आ गया 6, ये आ गया 1 6 0, फिर से करेंगे इसको, ये हमारा आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 80। सो ये आ गया हमारा 80/3। अब देखो आप चाहो तो इसको पॉइंट में कर सकते हो, बट हमें ये नहीं निकालना, हमें हीट निकालनी है, तो हम इसको फ्रैक्शन भी रहने देंगे ताकि जब यहाँ पे हम पुट करें तो वो कैंसिल आउट होके इजी हो जाए। चलो आई हमारे पास आ गया, करंट आ गया। अभी भी देखो आई तो हो गया, आर भी नहीं है हमारे पास, तो हमें पहले आर निकालना पड़ेगा। सिंपल, V = IR। सो आई क्या है 80/3, आर यहाँ से निकाल लेंगे हम, V हमें क्वेश्चन में गिवन है 50। अब यहाँ पे देखो 3 डिवाइड हो रहा है तो 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 80 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इससे हमारा आर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 3 = 15, 15 अपॉन, यही लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 15/8 आ गया। सो हमारे पास आर भी आ गया, आई भी आ गया, बस यहाँ पे हमें पुट करना है। सो ये हो जाएगा I² 80, स्क्वायर करने की जगह ना सिंपल लिख देंगे 80/3 × 80/3। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्वायर यही तो होता है, उसको डबल कर देना। सो 80/3 × 80/3 लिख दिया। आर क्या है हमारे पास, अभी हमने निकाला था 15/8, और टाइम कितना गिवन है, टाइम है 1 आवर, वहां पे कन्वर्ट करके लिखा हुआ है 3600। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, या इसको दोबारा यहाँ पे लिख दे ताकि कटिंग में आपको दिक्कत ना हो। 80 × 80 × 15 इंटू में 3600 एंड अपॉन में है 3 × 3 ×
8। ठीक है, अब देख लो क्या कट होगा, 8 से ये हो जाएगा, ये आ गया 10 एंड 3 5 अगेन 3 से ये भी हो जाएगा, ये आ गया 1 2 0 0। सो हमारे पास आ गया 8, इसको करो 5 8 40। सो ये आ गया 4 0, साथ में 2 0, ये मैंने साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू में 1200, 12 इंटू 4 इज 48, 1 2 3 4 5 जीरोज आ गई। अब या तो आप चाहो तो इसको यहीं पे ही छोड़ देना, इसको लिख दो, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। सो 1 2 3 4 0 और पॉइंट में इधर करना होगा एक, तो 4.8 एंड 1 3 4 5 थी ना, 1 2 3 5 जीरोज आ गई। और यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमने पॉइंट लगा दिया, 10 रेज टू द पावर 6 हो जाएगी। देखो ये जो 5 जीरोज है उससे 10 रेज टू द पावर 5 आया, लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया है, सो इसलिए ये 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, तो ये आ गया हमारा आंसर। So now the next question we have, question number 3, an electric iron of resistance 20. So resistance हमें इसकी दे रखी है 20 and takes a current of 5 ampere. So ये 20 ओम लेंगे and current कितना दे रखा है हमें, I is given 5 ampere. Now calculate the heat developed in 30 सेकेंड्स। टाइम बोल दिया हमें कितना, 30 सेकेंड्स। तो हमें बताओ कितनी यहाँ पे हमें बतानी है हीट प्रोड्यूस होगी। तो डायरेक्ट ये हमें फॉर्मूला पता है, इसका क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। सो ये हमारा हो जाएगा आई स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कर देंगे, इनटू में रेजिस्टेंस 20 और टाइम सेकेंड्स में ही दे रखा है तो 30। सो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 3 2 6 और साथ में 2 0। सो 25 इंटू 6 कर लेते हैं। 25 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, ये आ जाएगा 6 5 30, 6 2 12 13 14 15। सो ये आ गया 150 और साथ में 2 0 और। सो यहाँ लिख सकते हो आप 15,000, या इसको जैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं 1.5 करके 10 के साथ 3 जीरोज है और पॉइंट लगा दिए तो ये आ जाएगा 4। सो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 जूल्स। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। पेज 192 पे है क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। सो क्या चीज डिटरमाइन करती है कि कितनी एनर्जी डिलीवर हुई है बाय करंट, पावर बताती है। सो इलेक्ट्रिक पावर हमारी डिटरमाइन करती है एट व्हाट रेट, क्या किस एनर्जी पे हमारा करंट जो है वो फ्लो करा है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। सो बेसिकली करंट आपको दे दिया 5 एम्पेयर का, देन वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया 220 वोल्ट्स का। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम। सो हमें एक तो पावर निकालनी है, ठीक है, अरे इसको क्या हो गया। सो एक तो हमें पावर निकालनी है बच्चे, एंड बोला है एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। इस पे भी चलते हैं, पहले पावर निकाल लेते हैं, सिंपल है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। सो वी कितना दे रखा है 220, इंटू में आई कितना दे रखा है 5। सो ये हो जाएगा 5 0 0, 5 2 10, 5 2 10 प्लस 1। सो ये आ गया 1100 वॉट। ठीक है, अब हमसे पूछा है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो हमने पावर का एक फॉर्मूला किया था कि कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम। सो W अपॉन टी था। अब यहाँ पे ये W जो है ये क्या है हमारा, दिस इज जितनी एनर्जी लगी है। ठीक है, यहाँ पे मुझसे एनर्जी निकालने को बोला है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, W इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू टी। ठीक है, सो इस केस में पावर अभी हमने निकाला 1100 इंटू में टाइम। टाइम दे रखा है बच्चे 2 आवर्स, हमें इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी नो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600 होते हैं। सो 2 आवर्स में कितने होंगे, 36 इंटू 2 कर दो, 36 इंटू 72 और साथ में 2 0, तो 7200 सेकेंड्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7200 से, ये हमारा हो जाएगा, जरा 72 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 72, ये भी आ जाएगा 72। सो आ गया 2 7 8 9 एंड सो ये आ गया हमारा 792 2020, यहाँ से ली। अब देखो जरा इसको फिर से अगर उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 10 रेज टू द पावर 4 आ जाएगा और 2 डेसिमल इधर कर दो, तो 7.92 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 5 6। सो ऐसे भी लिख सकते हैं 7.9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। तो ये आ जाएगी हमारा आंसर, कितनी एनर्जी हुई है कंज्यूम। ठीक है, विद दिस हमारे इनटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो चैप्टर के बीच बीच में क्वेश्चंस आए थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वील मूव टू दी नेक्स्ट वन विच इज आवर बैक एक्सरसाइज। सो बैक एक्सरसाइजेस के आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।